हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि सब आप अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि डेली हम यहाँ पर 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित और स्ट्रेटेजी के संबंधित कवर करते हैं। और माँ बाप का सपना पूरा करने वाला करंट आपको हमेशा ही डीपली करंट अफेयर से संबंधित और स्ट्रेटेजी के कवर करवाता है। और इसके साथ साथ में हम मोटिवेशनल कोट भी पढ़ते हैं। तो आज का मोटिवेशनल कोट है, यदि आप सपना देख सकते हैं तो उसे पूरा भी कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपने कोई सपना देखा है अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए, तो उसे पूरा आप खुद ही कर सकते हैं। और उसको लगातार मेहनत करके, स्मार्ट वर्क करके उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, उस सपने को पूरा किया जा सकता है। और उसके लिए आपने लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक आप लगातार मेहनत नहीं करोगे तब तक वो सफलता आपके पास नहीं आएगी। इसलिए लगातार आपको प्रयास करना चाहिए। अब बात करते हैं करंट अफेयर से संबंधित। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज बड़ा विशेष दिन है। और इस दिन की अगर बात करें तो 29 फरवरी 1896 को मोरारजी देसाई का जन्म हुआ था। और यह जन्म दिवस मनाया जाता है प्रत्येक 4 साल के बाद। और मोरारजी देसाई भारत के चौथे प्रधानमंत्री बने 24 मार्च 1970 से 28 जुलाई 1979 तक। और इनकी मृत्यु हुई थी 1995 ईस्वी में। आप कह सकते हैं जनता पार्टी से आप कह सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री बने थे। इसके साथ अगर बात की जाए, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का जन्मदिन 29 फरवरी को होता है। 1896 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, गुजरात के बुलसार जिले में हुआ। और 29 फरवरी ये आप कह सकते हैं 4 साल में एक बार आता है। तो बड़ा सौभाग्य का दिन है कि हम इस दिन मोरारजी देसाई का हम जन्मदिवस मनाते हैं। इसके साथ अगर बात की जाए, मोरारजी देसाई जो हैं, इनको निशान ए पाकिस्तान का आप कह सकते हैं सर्वोच्च सम्मान मिला, सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। कब मिला? 19 मई 1999 को मिला। और अगर बात की जाए 19 मई 1999 को मिला। इसी प्रकार से भारत रत्न की बात की जाए तो 1991 में इनको भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जिसका नाम है भारत रत्न, वो उनको 1991 ईस्वी में मिला। मोरारजी देसाई भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा बार बजट प्रस्तुत किया, लगभग 10 बार। इसके साथ अगर बात की जाए, विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन अबू धाबी में शुरू हुआ। यानी WTO की अगर बात की जाए तो इसका जो संगठन जो है, उसका 13वां मंत्री स्तरीय संगठन जो आप कह सकते हैं सम्मेलन जो है, वो अबू धाबी में शुरू हुआ है, यानी संयुक्त अरब अमीरात में शुरू हुआ है। इसके साथ अगर बात की जाए, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में हुई। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जो राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमन से संबंधित है। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है देशों के बीच, उसको संभालने का जो काम है वो विश्व व्यापार संगठन का है, जिसकी स्थापना 1995 ईस्वी में हुई। वर्तमान में 164 देश इस संगठन के साथ जुड़े हुए हैं। और इसके महानिदेशक की अगर बात की जाए तो रोबर्टो एजेवेडो आप कह सकते हैं इसके महानिदेशक हैं। और इसका मुख्यालय अगर बात की जाए तो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंतर्गत है। स्विट्जरलैंड को कई बार स्टैटिक जीके में क्वेश्चन आता है कि यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। इसके साथ अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, कनाडा में वुड बफेलो क्लासिकल PSA चैलेंजर टूर का खिताब भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अभय सिंह ने जीता। यानी कनाडा में वुड बफेलो क्लासिक PSA चैलेंजर टूर का खिताब भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अभय सिंह ने जीत लिया है। इसके साथ अगर बात की जाए, हाल ही में मशहूर आप कह सकते हैं गजल गायक पंकज उदास का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये बड़े अच्छे स्टैटिक आप कह सकते हैं स्टैटिक जीके में क्वेश्चन बन सकते हैं और करंट अफेयर के बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। इसके साथ अगर बात की जाए, नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क दुनिया का सबसे बड़ा पार्क है। इस पार्क में कई तरह के जानवर पाए जाते हैं जो लोगों को काफी आकर्षित करते हैं। यह पार्क 3,75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यह डेनमार्क में स्थित है। और इसकी स्थापना हुई 1947 ईस्वी में। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई, तो 1947 में हुई। और ये कहां पर है अगर बात की जाए तो आप कह सकते हैं
डेनमार्क में स्थित है। इसके साथ अगर बात की जाए दुनिया का सबसे छोटा आप कह सकते हैं पार्क, राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, तो आप कह सकते हैं मिल एड्स पार्क। ये अमेरिका के पोर्टलैंड ऑरेगन में स्थित है और 1948 में इस शहर में एक पार्क के तौर पर इसे जाना जाने लगा और 1976 इसमें इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे शामिल कर लिया गया सबसे छोटे पार्क के रूप में, क्योंकि इस पार्क में आप कह सकते हैं एक पेड़ ही लगा हुआ है। इसके साथ अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है हिमिस नेशनल पार्क। यह एक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है जो लद्दाख में स्थित है, जो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश भी कह सकते हैं लद्दाख, और यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसके साथ अगर बात की जाए भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात की जाए तो उसका नाम है साउथर्न बटन आइलैंड नेशनल पार्क। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है और यह भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, जो आप कह सकते हैं 5 स्क्वायर किलोमीटर में आप कह सकते हैं फैला हुआ है। यह पार्क रानी झांसी मैरियन नेशनल पार्क का एक हिस्सा है और हैवलॉक आइलैंड से लगभग 24 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। कई बार यह क्वेश्चन भी आ जाता है कि हैवलॉक आइलैंड कहां पर स्थित है, यह भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, और साउथर्न बटन आइलैंड जो है किसका पार्ट है, तो यह पार्क आप कह सकते हैं रानी झांसी मैरियन नेशनल पार्क का एक हिस्सा है, पार्ट है। इसके साथ अगर बात की जाए सिंगर पंकज उदास का जन्म गुजरात के जेतपुर में 17 मई 1951 को हुआ और 1980 में गजल एल्बम आहट से उन्होंने शुरुआत की। यानी पंकज उदास का आप कह सकते हैं हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया, और उनका जन्म हुआ था 17 मई 1951 को गुजरात के जेतपुर में। 1980 में उन्होंने गजल आप कह सकते हैं एक एल्बम निकाली थी जिसका नाम था आहट, उससे इन्होंने शुरुआत की और उसके बाद उन्होंने मुकरार, तरन्नुम, महफिल जैसे एल्बम से उन्होंने आप कह सकते हैं प्रसिद्धि हासिल की। इसके साथ अगर बात की जाए नेपाल देश में सेफ अंडर 16 महिला चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। यानी नेपाल देश जो है सेफ अंडर 16 महिला चैंपियनशिप का आयोजन करेगा। हाल ही में शाबान बुखारी जामा मस्जिद के 14वें शाही इमाम बने। यानी हाल ही में शाबान बुखारी जामा मस्जिद के 14वें शाही इमाम बने हैं। इसके साथ अगर बात की जाए मुगल बादशाह शाहजहां ने 1650 से 1656 के बीच शाहजहानाबाद में के सबसे ऊंचे स्थान पर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। यानी दिल्ली के अंदर आप कह सकते हैं जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, शाहजहां ने करवाया 1650 से लेकर के 1656 के बीच में। इसके साथ अगर बात की जाए तो यह कहां पर स्थित है, यह आप कह सकते हैं दिल्ली में स्थित है। जामा मस्जिद भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फतेहपुर सीकरी में 16वीं सदी की एक सामूहिक मस्जिद है। इसे मुगल सम्राट अकबर ने बनवाया था और निर्माण के समय यह साम्राज्य की सबसे बड़ी मस्जिद थी। इसके साथ अगर बात की जाए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व की सबसे बड़ी सहकारी अनाज भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। हाल ही में बात की जाए शिक्षा मंत्रालय ने 2024-25 सत्र में कक्षा 1 से 6 की जो आप कह सकते हैं कक्षा 1 में प्रवेश की आयु 6 वर्ष से अधिक निर्धारित की है। यानी हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने 2024-25 सत्र के लिए कक्षा 1 के लिए 6 वर्ष से अधिक आयु आप कह सकते हैं निर्धारित की। यानी 6 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बच्चे का एडमिशन फर्स्ट क्लास में किया जा सकता है, ऐसा शिक्षा मंत्रालय ने आप कह सकते हैं घोषणा की है। इसके साथ अगर बात की जाए हाल ही में साद अहमद वराइच भारत में पाकिस्तान के नए उच्चायुक्त बनेंगे, यानी राजदूत बनेंगे। यानी आप कह सकते हैं साद अहमद वराइच भारत में पाकिस्तान देश के नए उच्चायुक्त बने हैं। इसके साथ अगर बात की जाए हाल ही में सुहास अलवाई ने BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड मेडल जीता है।
बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने सुहास अलवाई ने, आप कह सकते हैं ये ग्रेटर नोएडा के आप कह सकते हैं डीसी हैं या वहां के कलेक्टर हैं, और इन्होंने ओलंपिक के अंदर रजत पदक भी जीता था। तो इसी प्रकार से सुहास अलवाई ने BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड मेडल जीतने का काम किया है। इसके साथ अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। इसके साथ अगर बात की जाए, कुछ पुरस्कार हैं जो आपके स्टैटिक जीके के रूप में पूछे जाते हैं और बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो यह किया था स्वीडन का सेंट्रल बैंक ने। यानी अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है यह स्वीडन के द्वारा कैसे दिया जाता है और स्वीडन का सेंट्रल बैंक इसको प्रदान करता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी? आशापूर्णा देवी बनी। इसके साथ अगर बात की जाए, के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई? तो यह की गई सरस्वती सम्मान। यानी सरस्वती जो सम्मान है के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में आप कैसे साहित्य के क्षेत्र में दिया जाना शुरू किया। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तानसेन सम्मान जो है किस सरकार के द्वारा दिया जाता है? तो यह मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा आप कह सकते हैं ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद अगर बात की जाए, मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या है? तो उनका नाम है आचार्य विनोबा भावे। उसके बाद अगर बात की जाए, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला? तो 1913 में मिला। गीतांजलि पुस्तक के लिए आप कह सकते हैं दिया गया था। सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? 1930 ईस्वी में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया, जो एक भारतीय वैज्ञानिक है। मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया? तो लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत से आप कह सकते हैं भारत रत्न पहले दिया गया 1966 ईस्वी में। इसके साथ अगर बात की जाए, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो आप कह सकते हैं भौतिकी क्षेत्र में आप कह सकते हैं उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की किस वर्ष से प्रदान किए गए? तो आप ये कह सकते हैं 1969 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रतिष्ठित भारतीय अर्थशास्त्री गीता बत्रा को विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी भारत की जो अर्थशास्त्री हैं गीता बत्रा, उनको विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय के लिए निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार अगर बात की जाए, हरियाणा राज्य सरकार ने स्तन कैंसर को शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम की शुरुआत की। यानी सवेरा कार्यक्रम किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया? हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया। किसकी रोकथाम के लिए शुरू किया गया? स्तन कैंसर की रोकथाम के लिए शुरू किया गया। इसी प्रकार से कुछ आंदोलन है जिनमें से कई बार स्टैटिक जीके के अंदर क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अगर बात की जाए, बंग भंग आंदोलन यानी स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1905 ईस्वी में। यानी उस समय लॉर्ड कर्जन हमारे गवर्नर आप कह सकते वाइसराय थे। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 ईस्वी में हुई। कई बार क्वेश्चन आता है मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो मुस्लिम लीग की स्थापना की आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने आप कह सकते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना की। कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ? 1907 ईस्वी में हुआ। होम रूल लीग या होम रूल आंदोलन कब शुरू किया गया? 1916 ईस्वी में शुरू किया गया। इसी प्रकार से लखनऊ पैक्ट की अगर बात की जाए तो दिसंबर 1916 में लखनऊ पैक्ट आया। माउंटेगू घोषणा कब की गई? 20 अगस्त 1917 में की गई। खिलाफत आंदोलन की बात की जाए तो 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात की जाए तो 13 अप्रैल 1919। रोल्ट एक्ट की अगर बात की जाए तो 19 मार्च 1919। हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई 18 मई 1920 को। इसके साथ अगर बात की जाए, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ? दिसंबर 1920 में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1 अगस्त 1920 को। चोरा चोरी कांड कब शुरू किया गया? 5 फरवरी 1922 को। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1923 को। इसके साथ अगर बात की जाए, हिंदुस्तान रिपब्लिक
एसोसिएशन अक्टूबर 1924 में इसकी शुरुआत हुई। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई? 8 नवंबर 1927 को। लेकिन साइमन कमीशन भारत कब आया? तो यह आया 3 फरवरी 1928 को। घोषणा हुई थी 8 नवंबर 1927 को, लेकिन वो भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 को। और इसका विरोध किया गया क्योंकि इसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। नेहरू रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो अगस्त 1928 में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। बारदोली सत्याग्रह की अगर बात की जाए तो 1928 में बारदोली सत्याग्रह शुरू किया गया। लाहौर षड्यंत्र की बात की जाए तो 8 अप्रैल 1929 को शुरू किया गया। इसी प्रकार से कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ दिसंबर 1929 में। दूसरी गोलमेज सम्मेलन की बात की जाए तो 7 सितंबर 1931 को। स्वाधीनता दिवस की बात की जाए तो 2 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस की घोषणा की गई। नमक सत्याग्रह की अगर बात की जाए तो 12 मार्च 1930 से लेकर 5 अप्रैल 1930 तक चला। ये दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है इसको। सविनय के आंदोलन की बात की जाए तो 6 अप्रैल 1930 से शुरू हुआ। उसके बाद अगर बात की जाए प्रथम गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत की गई 12 नवंबर 1930 से प्रथम गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत की गई। गांधी इरविन समझौते की अगर बात की जाए तो 8 मार्च 1931। कैमनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक पंचायत की अगर बात की जाए तो 16 अगस्त 1932 को शुरू किया गया। पूना पैक्ट की अगर बात की जाए तो सितंबर 1932 में शुरू किया गया। तीसरा गोलमेज सम्मेलन की अगर बात की जाए तो 17 नवंबर 1932 को तीसरी गोलमेज सम्मेलन हुई। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ मई 1934 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की अगर बात की जाए तो 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना आप कैसे की गई। इसके साथ अगर बात की जाए मुक्ति दिवस की बात की जाए तो 22 नवंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया। पाकिस्तान की मांग रखी गई 24 मार्च 1940 को। अगस्त प्रस्ताव की बात की जाए तो 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया। भारत छोड़ो आंदोलन की बात की जाए तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव की प्रस्तुत किया गया। इसी प्रकार से क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव जो आप कह सकते कब आया? मार्च 1942 में आया। शिमला सम्मेलन कब हुआ? 25 जून 1945 को हुआ। नौसेना का विद्रोह हुआ 19 फरवरी 1946 को। उसके साथ अगर बात की जाए आप कह सकते प्रधानमंत्री इटली की घोषणा कब की गई कि भारत को आजाद कर दिया जाएगा? तो यह की गई 15 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन कब भारत आया? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946 को। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार की घोषणा की गई। माउंटबेटन योजना कब आई? 3 जून 1947 को। और भारत को स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 को। जितने भी अभी तक मैंने स्ट्रेटेजिक के क्वेश्चन करवाए हैं इनमें से हर बार 1 से 2 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद अगर बात करें कुछ प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालयों की, जैसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहां पर है? नैरोबी के अंदर है, केन्या में है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयोग का जो आप कहते हैं हेडक्वार्टर कहां पर है? तो जिनेवा के अंदर है। इसके साथ अगर बात की जाए पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग, ये कहां पर? इसका हेडक्वार्टर बगदाद में है। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ यानी आसियान का आप कह सकते हैं कहां पर? मुख्यालय जकार्ता के अंदर है। ओपेक जिसको बोलते हैं पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन, जो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? वियना यानी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में है। यूरोपियन ऊर्जा आयोग का हेडक्वार्टर कहां पर? जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात की जाए IMF का जो हेडक्वार्टर वो कहां पर है? वाशिंगटन DC में है, जो आप कह सकते हैं अमेरिका की राजधानी है। इसी प्रकार से एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर है? लंदन में है। सार्क का मुख्यालय की अगर बात की जाए तो काठमांडू में है। इंटरपोल की अगर बात की जाए तो पेरिस के अंदर है। विश्व व्यापार संगठन की बात की जाए तो जिनेवा में है। विश्व बैंक का मुख्यालय की अगर बात की जाए तो वाशिंगटन DC में है। यूनेस्को की अगर बात की जाए तो आप कह सकते हैं पेरिस में है। रेड क्रॉस की अगर बात की जाए तो जिनेवा में। नाटो का ब्रुसेल्स में। यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में। गैट की अगर बात की जाए तो जिनेवा में है। यूरोपियन संसद की बात की जाए तो लग्जमबर्ग में हेडक्वार्टर है। राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर कहां पर है? लंदन में है। यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर अगर बात की जाए तो पेरिस में है। इसके साथ अगर बात की जाए संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष यानी WWF, इसका आप कह सकते हैं ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी IOC का आप कह सकते हैं मुख्यालय कहां पर है? लुसाने के अंदर है। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ कह सकते हैं
चिरंजीवी आप कह सकते हैं इनका मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा में है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन कहां पर है? पेरिस में है। यूरोपियन मुक्त व्यापार संघ आप कह सकते हैं जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहां पर है? वियना में है। यूरोपियन आर्थिक समुदाय का मुख्यालय भी जिनेवा में है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय की अगर बात की जाए तो मनीला के अंदर है। यूरोपियन कॉमन मार्केट की अगर बात की जाए तो इसका मुख्यालय जिनेवा में है। परस्पर आर्थिक सहायता परिषद का मुख्यालय भी मॉस्को में है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय वियना में है। दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अपने माँ बाप का सम्मान करें, देश के जवानों का सम्मान करें, हमेशा मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। और अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट भेजें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे टेलीग्राम से आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद।